अबोहा हिस्ट्री प्रोजेक्ट के बारे में जहाँ यहाँ पे जो लोग नए आए हों उनको मैं बताना चाहूँगी कि 6 महीने से हम लोग अबोहर शहर के इतिहास को डॉक्यूमेंट करने का ट्राई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एग्जीबिशंस लगाते हैं। मोहल्ला प्रदर्शनियाँ हर महीने एक प्रदर्शनी लगाई जाती है। अभी हम 6 प्रदर्शनियाँ लगा चुके हैं और अपने प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट एंड पे पहुँच चुके हैं। सो ये सही समय है अभी आर्काइविंग पे चर्चा करने का, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें हमने बहुत अलग अलग तरह का डेटा कलेक्ट करा है। इमेजेस, वीडियोस, ओरल नैरेटिव्स, एंड देन देर इज़ प्रोजेक्ट का अपना एक आर्काइव है जिसमें एग्जीबिशंस हैं, उनका उनके लिए जो भी डिज़ाइन किया जाता है एग्जीबिशन में लगाने के लिए। तो एक इशिता इज़ अ डिज़ाइनर एंड अ रिसर्चर। शी इज़ ट्रेन्ड एज एन आर्किटेक्ट। इनको मैं मिली थी दिल्ली में। इनकी एग्जीबिशन थी किचन टू कचहरी, आईआईसी में। वहाँ पर मैंने इनका काम देखा था, जिस तरह से ये आर्काइविंग की प्रैक्टिस को पब्लिकली एंगेजिंग बनाने का कोशिश कर रही थी। और क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट भी एक पब्लिक प्रोजेक्ट है और हम भी चाहते हैं कि किसी तरह से इस तरह का एक प्रोसेस अपने अबोहर शहर में कुछ में भी हम लोग समझ पाएँ या आर्काइविंग के बारे में इन जनरल और जान पाएँ। तो हमने इशिता वी रीच्ड आउट टू हर। सो she has worked as a she has worked on exhibitions, publications, and dialogues in collaboration with Museum of Art and Photography, Assam State Museum, National Center for Biological Sciences, the Courtyard in TAC. And currently she is also researching on early women architects of India, जो इनका एक ongoing project है, अभी चल रहा है। इंस्टाग्राम पे काफ़ी ये लोग डालते भी रहते हैं वीडियोस। तो मैं इशिता से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो स्टार्ट करें इस लेक्चर को। और या टाइटल, एक जस्ट सॉरी जस्ट अ मिनट गाइस। लेक्चर का टाइटल हमने कम्युनिटी आर्काइविंग के ऊपर फोकस करते हुए रखा कि कम्युनिटी क्यूरेटिंग कम्युनिटी आर्काइव्स, पोटेंशियल फॉर पर्सनल, पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन। सो या, ओवर टू यू इशिता। थैंक यू प्राची। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं इस सब्जेक्ट में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो मुझे वो सबसे पहले बता देना चाहिए। मैंने एक्सप्लोरेशंस या एक्सरसाइजेस कर कर के जो समझा है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। सो ये जो टाइटल भी मैंने रखा है, वो शायद एक ऑनगोइंग इंक्वायरी जो बोलते हैं खुद के दिमाग में कि इतने सालों से अगर ये काम कर रहे हैं, तो इसका आर्काइविंग और रिसर्च के अलावा क्या हेतु हो सकता है, क्या रेलेवेंस हो सकता है, ताकि और लोग इसमें जुड़ सके। मैं स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या प्राची, प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ जी, आ चुका है प्रेजेंटेशन। ओके। तो मैं कुछ कुछ चीजें शायद हिंदी में बोल पाऊंगी, पर काफी चीजें आई थिंक वो भी हमारा लिमिटेशन है कि इस सब्जेक्ट या लार्जली हमारे एजुकेशन की वजह से हिंदी में और वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस में इसे कैसे कम्युनिकेट करें, वो अभी शायद हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की। तो इतना अभी तक मुझे पता है कि आर्काइव्स का हिंदी वर्ड अभिलेखागार है। अभिलेखा मतलब रिकॉर्ड्स और गार मतलब रूम, रिकॉर्ड्स रूम। मुझे इस शब्द में भी इंटरेस्ट इसलिए है शायद क्योंकि द हिंदी वर्ड ऑल्सो इंग्लिश वर्ड की तरह बहुत लिमिटिंग हो जाता है, और मुझे दूसरी भाषाओं का तो अभी तक नहीं पता है। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें से और बहुत कुछ बन सकता है। सो मेरा अप्रोच काफी
क्रिएटिव बैकग्राउंड से लेकर रहा है कि हम इसमें से और किस तरह से एंगेज कर सके, जो मैं पहले बोल रही थी कि और लोग इसमें जुड़ सके और कुछ कर सके। एंड जुड़ने के लिए जो एग्जाम्पल्स हैं वो शायद दिखाएंगे कि किससे लोगों ने क्रिएटिवली इसको इंटरप्रेट किया है, यूज किया है। पर उससे भी आगे चल के जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, कम्युनिटी मतलब एक संगठन जो अपने आप को या तो जगह से या तो किसी प्रोफेशन से या किसी एथनिसिटी से रिलेट करते हों, वो लोग मिलके अपना एक आर्काइव क्यों खड़ा करें और उस आर्काइव का मतलब क्या हो सकता है, राइट। मैं आगे चलूं उससे पहले, सो फॉर ईज ऑफ इट प्राची, मैं इसको फुल स्क्रीन मोड पे नहीं ले रही हूँ बिकॉज बीच में कुछ वीडियोस भी हैं, ठीक है। तो आई होप इट्स स्टिल क्लियर इनफ ऑन योर एंड, रीडेबिलिटी वाइज। मुझे तो क्लियर है, बाकी सब इज एवरीवन एल्स ओके विद इट? हाँ हाँ क्लियर है। ओके, तो सबसे पहला मैं आगे कुछ भी बताऊं उससे पहले ज़रूरी है कि मैं जितने भी लोग याद हैं उतने लोगों को क्रेडिट दूं कि जो सारा काम मैं बाकी की 20 स्लाइड में दिखाऊंगी वो मेरे अकेले का बिल्कुल नहीं। इतने सारे लोग अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग डेजिग्नेशन की वजह से या कोलैबोरेशन की वजह से इसमें जुड़े हैं, तो दे आर इक्वली द ऑथर्स ऑफ दिस वर्क, राइट। अब वापस आते हैं वो टाइटल के ऊपर कि जब मैं बोल रही हूँ पर्सनल, पॉलिटिकल या प्रोफेशनल, तो वहाँ पे जाने के लिए मैंने जो अलग अलग काम किए हैं जिनको मैं कम्युनिटी आर्काइविंग के संदर्भ में देख सकती हूँ, शायद वो शुरू उस वजह से ना हुआ हो, पर उसका इंटेंशन या उसका आउटकम जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं आर्काइविंग को लेके या उसकी मेथोडोलॉजी, एक तरीका आर्काइविंग को लेकर जब बना हो, तो ये कुछ 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे लगता है हमें वो इंसाइट दे सकता है, एक नजरिया दे सकता है कि हाँ, अगर हम कहीं और मतलब जहाँ अबोहर में भी ये काम करने की कोशिश करें तो क्या डायरेक्शंस और अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। और फिर वहाँ से हम एंड में वापस आएंगे कि कहाँ पे मैं पर्सनल, पॉलिटिकल या प्रोफेशनल का पोजिशनिंग देख सकते हैं। सो पहला प्रोजेक्ट कंटेस्टिंग हेरिटेज। अब एक सेकंड के लिए आई एम जस्ट गोना प्ले द फिल्म बिफोर आई टेल यू मोर अबाउट इट, जस्ट टू गिव यू अ टेस्ट ऑफ कि उस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था। आई एम अ विंडो। प्राची बताना अगर साउंड वहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है तो। आवाज आई थी मुझे। सॉरी, आवाज आ रही है। ओके। I am a window, inviting the world with outstretched hands. Overlooking the vast waters, my wooden self preparing to serve the guests. I am a window, this is my story. A gateway to the world outside, limiting your movement, but hardly your view. The separation between light and dark, between breath and suffocation. I am a window, changing with time. Once, twice, and another time. I changed them, and they changed me. It all began with an explorer in tow. Swiftly he arrived with his fleet. Once and then again. This time to make me his own. And thus the seeds were sown and the story began. Sailing like seagulls, dancing on the water. Oh, the hustle and bustle. The people and the chips. Some left, some stayed, creating marvels in their way. Churches, forts, and the wall. Devastated and demolished I stood, engulfed in a flame, and thus I ceased to exist. Resurrected as a Dutch window, my wooden self a sash of ribbons. Times flourishing, a play of trees, exchange of compliments on the streets. A mother feeding her child, soldiers courting the maidens, the maids sweeping outside. Oh, the sweet thriving times. Then came the British compliments, the highlight, a rain tree, dotting the area with its massive bows, dripping water through his sleeves. To the people, a relief from the shine. Now a window of a free country. The guests long gone, their legacies leaving behind. Communities now live together, Jews, Gujaratis, and Brahmins, all intertwined.
am a window of a heritage site, restored and repainted. My veneer looks fine, tweaking changes here and there, suiting the needs of those who seek their roots in mind. I am a window of a bygone era. I am a window of times to come back. तो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये एक ओपन स्टूडियो था जो हम विंटर्स में करते हैं कॉलेजेस में। स्टूडेंट्स को 4 साइट्स दी गई थी। जोग फॉल्स है वेस्टर्न घाट्स में, ज्यू टाउन है कोची के अंदर, हम्पी हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और मणिपाल हेरिटेज विलेज जो जिसे हम हस्तशिल्प के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे भेजने का रीज़न ये था कि आप सोच सको कि आप हिस्ट्री के साथ, हेरिटेज के इश्यूज के साथ और कितने तरीकों से काम कर सकते हो। हर जगह पे जाके डिज़ाइन स्टूडेंट्स को वो यूजुअली अप्रोच होता है कि हम वर्ल्ड के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, पर शायद वो नहीं हो सकता है। तो और क्या तरीके हैं उन साइट्स के साथ एंगेज करने के लिए, और उसके लिए क्या तैयारी की ज़रूरत हो सकती है, राइट? सो ये साइट पे स्टूडेंट्स के जाने के लिए भी उनके साथ अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बातें की। आर्काइविंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि आप जो भी बेस्ड रिसर्च भी कर रहे हो वो किसी एक डेटा बैंक जो बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बैंक बन सकता है, किसी और को रिसर्च के लिए काम आ सकता है। आप जिस तरह से वहाँ पे जिस नज़रिए से आप जा रहे हो वो भी बहुत क्रूशियल हो जाता है। आप किन सवालों के जवाब ढूंढने जा रहे हो, क्योंकि हर जगह, हर कम्युनिटी, हर हिस्टोरिक साइट पे तरह तरह के जवाब मिल सकते हैं, राइट? तो आपका एक फ्रेमिंग होना कितना ज़रूरी होता है कि आप क्या समझने, क्या क्या जानने के लिए जा रहे हो। और ये जो आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आप कलेक्ट करके आओगे, जो स्टोरीज, जो नैरेटिव्स आप वहाँ पे समझ के जान के आओगे, जैसे मैंने पहले बोला, हर चीज़ सॉल्व करने के लिए शायद नहीं होती है, वो हर एक के बस में नहीं होता है। तो इन दैट सिचुएशन क्या ये पॉसिबल है कि हम सिर्फ बात लोगों तक पहुँचाएं, सिर्फ बात एक तरह से उसका प्रस्ताव करें, ताकि और लोग उस काम में या उस कारण में जुड़ सकें, राइट? तो इस लाइफ पे आप जो देख रहे हैं कि एक ग्रुप ने सॉर्ट ऑफ अ बुकलेट या पब्लिकेशन स्टोरीज के बारे में, और अलग अलग सिनेगॉग्स की जो स्टोरी है जू टाउन में, और उनको क्या दिक्कतें हो रही है हेरिटेज प्रेजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक स्टोरी में कहने की कोशिश की। जबकि दूसरे ग्रुप ने सिर्फ ये दिखाया कि लोगों के कितने अलग अलग नज़रिए हैं जब हम्पी की बात होती है, कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं है, और कैसे इनको साथ मिला के काम किया जा सकता है हिस्टोरिक साइट पे। और फिर हमने इस ओपन स्टूडियो को पब्लिक एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाने के लिए 2 अलग अलग कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट किया था। तो उसके लिए भी आप मटेरियल किस फॉर्म में ले जा सकते हो, क्रिएटिव ज़रूर, बट क्या आपका ऑडियंस एंगेज कर सकता है उन कामों के साथ, उन बातों के साथ। So exhibition, but not just an exhibition of display, but an exhibition of interaction, right? जहाँ पे आप मान लो कि आप एग्जीबिशन में से भी इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं कि आपको आके ऑडियंस भी बताएगा, अरे पर इस बात को ऐसे भी देखी जा सकती है। तो उस वजह से एक टीम ने, जो मैंने आपको फिल्म दिखाई, वो तीसरी टीम पर 6 टीम्स अलग अलग गई थी, और उसमें से एक टीम ने फिल्म बनाई। तो वो जो फिल्म हमने देखी वो कम्प्लीटली आर्काइवल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बनाई गई थी। उन्होंने अलग अलग जगहों पे जू टाउन के जो घर हैं उनके बारे में, उनकी गृहस्थी के बारे में जाना, वहाँ पे जो अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स रहते हैं उनके बारे में जाना, कि भाई सिर्फ जू टाउन ज्यूइश कम्युनिटीज़ के लिए और उनके प्रिजर्व करने के लिए नहीं है, उसमें एक और पोएटिक्स, एक और ख्याल है जो उभर के आ सकता है, अगर हम चाहें तो उस नज़रिए से उसे प्रिजर्व कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी एक छोटी सी एक्सरसाइज जो हमने की थी, दिस इज इन 2019, जब इंटैक बैंगलोर ने मुझे बताया कि वो लोग श्रीरंगापटना करके एक छोटा सा आइलैंड टाउन है यहाँ पे, बैंगलोर से करीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर, मैसूर के रास्ते पे। और वो लोग वहाँ की हिस्ट्री भी उतनी ही कंटेस्टेड है, चाहे मैं यहाँ पे लिखूँ या ना लिखूँ, क्योंकि वहाँ पे टीपू की हिस्ट्री है, वहाँ पे विष्णु का बहुत ही पुश्तैनी मंदिर है, फोर्ट है, किसका है ये, किसका इतिहास है ये, किस तरह से बताया जाएगा।
तो जब इंटैक ये श्रीरंगापटना पे डॉजियर बना रहे थे यूनेस्को में सबमिट करने के लिए, तो उन्होंने बोला कम्युनिटीज की स्टोरी हमें जाननी है, तो क्या हम ओरल हिस्ट्री, मौखिक इतिहास का जो मेथड है उसको यूज करके हम इस रिपोर्ट में क्या ज्यादा ऐड कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स तो अपना काम करेंगे ही, पर कम्युनिटी की आवाज भी कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो ये वर्कशॉप काफ़ी लाइव और साइट स्पेसिफिक थी, सिर्फ सीखने की बात नहीं थी। 2 दिन इंटैक के स्टूडियो में पार्टिसिपेंट्स अलग अलग एज ग्रुप के थे, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सबने मिलके समझा कि हम मौखिक इतिहास में क्या कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। आप कम्युनिटी के पास जाओ, उससे पहले आप कितने तैयार हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कैसे सवाल पूछेंगे, क्या सब, मतलब आपको फिर भी नहीं पता है कि कैसे जवाब आएंगे, तो आप उन जवाबों को कैसे रीड करेंगे उसी मोमेंट पे, ताकि आप बात अलग तरह से कर सको या बदल सको। और फिर कम्युनिटी मेंबर्स आपको उनकी कंफर्ट स्पेस में, उनकी जगहों पे मिलेंगे, तो आप ये जो टेक्निक है रिकॉर्डिंग की, उसे कितनी अच्छे से कलेक्ट कर सकते हैं। अभी डॉजियर तो बन रहा है, तो मेरे पास वो आपको दिखाने के लिए नहीं है, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, क्योंकि ये आर्टिकल आई थिंक 2 महीने बाद ही शायद निकल के आया था। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप शायद नहीं है जो एक्सरसाइज हमने की, पर ये फिर भी मेरे मुताबिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो मैंने आपको कंट्रोवर्सी या कंटेस्टेशन बताया कि ये हिस्ट्री किसकी है, और कर्नाटका गवर्नमेंट जो एक मान लो कॉज या लड़ाई के लिए बने पड़े हैं कि नहीं, टीपू के बारे में तो टेक्स्ट बुक में होने की कोई जरूरत ही नहीं है। बट ये आर्टिकल बहुत अच्छे से बताता है कि आप चाहे श्रीरंगापटना को टीपू के बगैर देख ही नहीं सकते हो। एक तो वहाँ पे साइट्स हैं, पर जब हमने स्टोरीज भी कलेक्ट की कम्युनिटी मेंबर्स से, उनके पास भी बताने के लिए बहुत था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जाति धर्म कम्युनिटी मेंबर्स का क्या है, उनके मुताबिक भी उनकी जगह का इतिहास टीपू के बगैर या टीपू सुल्तान के इनोवेशंस के बगैर बिल्कुल अधूरा है। तीसरा प्रोजेक्ट है जो हमने गुलबर्गा में किया था। ये दक्कनी रीजन में पड़ता है। आप लोगों ने बीजापुर के बारे में सुना होगा, तो बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, ये जैसे एक बोलते हैं ना ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है टाउन्स का। बट बीजापुर की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व्ड है, उसके मॉन्यूमेंट्स और उसके बारे में लिखा गया है। बट जब गुलबर्गा एक्चुअली एक सोशो पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था डेक्कनी टाइम्स में भी और अभी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैदराबादी इन्फ्लुएंस भी है, कर्नाटका के भी इन्फ्लुएंसेस हैं, और बाजू में महाराष्ट्र पड़ता है, तो वहाँ से भी सॉर्ट ऑफ माइग्रेटरी स्टोरीज आपको मिलेंगी। तो वहाँ पे हम जब स्टूडेंट्स को लेके गए थे, एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ जिनको इंटरेस्ट था, मतलब हमारा कोर्स था कल्चर एंड क्रिएटिव प्रैक्टिसेस पे, और पहले स्टूडेंट्स को बेसिकली एक मानो लिस्टिंग करना था, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंटेशन कह सकते हैं, और उन्हें इसका क्लासिफिकेशन समझना था कि कितनी कितनी टाइप की कल्चरल या क्रिएटिव प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं। और हमारे लिए तकलीफ भी थी, बड़ी अच्छा भी था कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन पहले ज़्यादा हुआ नहीं था, तो हम जैसे क्लियर पर्सपेक्टिव से ये लिस्ट बना रहे थे। और ये करते करते जब अनंता, जिन स्टूडेंट का मैं काम आपको दिखा रही हूँ, उन्हें इंटरेस्ट हुआ कि ये जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट की हिस्ट्री है, इसमें कुछ तो है जो बताने जैसा है, जिसे सीधे तरीके से नहीं समझा जा सकता है। इसलिए शायद ये मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए, कि भाई जब हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट की बात करते हैं गुलबर्गा में, तो वो कितनी कितनी जगहों से माइग्रेट होके या किसी के साथ, किसी हिस्ट्री के साथ ट्रैवल करके आया है, टाइम ट्रैवल, प्लेस ट्रैवल करके आया है, और इसका किया भी क्या जा सकता है, राइट? ताकि क्योंकि गुलबर्गा इतना छोटा भी नहीं है, तो आप कैसे इसको सॉर्ट ऑफ वीव करो या टाई करो एज अ कम्युनिटी प्रैक्टिस। साथ साथ में हमने म्यूजियम भी देखे गुलबर्गा में, तो हमने देखा कि म्यूजियम की तो कंडीशन बहुत अच्छी थी नहीं, उसमें सिर्फ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मॉन्यूमेंट्स के जो एडिफिसेस बोलते हैं, आइडल्स बोलते हैं या ब्रोकन पार्ट्स बोलते हैं, बस वो रखे गए थे, कोई नैरेटिव नहीं था। तो ये 2 चीज़ें जैसे इंस्पिरेशन बन गए, और अनंता का प्रोजेक्ट ये बन गया कि चलो हम म्यूजियम के बाहर एक सिटी को म्यूजियम बना देते हैं। म्यूजियम की 4 दीवारों के अंदर नहीं,
बट सिटी के अंदर हाउ डू यू ट्रैवल, हाउ डू यू मूव अराउंड, एंड उसके बीच में हाउ डू यू एंड अप सीइंग द नैरेटिव्स, द कल्चरल नैरेटिव्स ऑफ द सिटी और ऑफ द टाउन। एक प्रोजेक्ट ऑब्वियसली था कि हम जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसका ही कल्चरल ट्रेल करेंगे जो हर सिटी में होता है, और दूसरा आइडिया ये था कि हम ये जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट की हिस्ट्री हमें मिली है इसको हम कैसे वीव करें। अब इसमें दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी था कि द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मूवमेंट जो शायद हम अब कह सकते हैं, इट हैज ट्रैवल्ड थ्रू टाइम। सो ये शायद माइग्रेशन जो हुआ होगा वो सालों से पहले हुआ होगा कि कोई आर्ट फॉर्म 18th सेंचुरी में यहाँ पे आया, कुछ आर्ट फॉर्म्स 19th सेंचुरी में आए होंगे, पर आज तक मतलब जो एक कॉलेज है वहाँ पे एमएम के कॉलेज ऑफ आर्ट्स, आज तक कर्नाटका में वन ऑफ द बेस्ट विजुअल आर्ट्स कॉलेजेस के नाम से जानी जाती है। तो ये जो इनफॉर्मल से फॉर्मल नॉलेज सिस्टम का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो नैरेटिव, वो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, इसलिए हम अलग अलग तरह से उसे मैप कर रहे थे। ऑफ कोर्स इसमें भी टेक्निक लगाना ज़रूरी था कि भाई ट्रेल बहुत लंबी ना हो जाए, लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि वो लोग क्या सुन रहे हैं क्या नहीं। तो ये स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट था उसको हमने एक्सटेंड कर लिया, और समर इंटर्नशिप हमने सहापीडिया करके जो दिल्ली में एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ कोलैबोरेट करके इसे ज़्यादा स्पेसिफिक कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट बना दिया। और इसके लिए अनंता को ये करना पड़ा, उन्हें हर आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन उनके पास रह के बैठ के उनके कलेक्शंस, उनकी जो आर्काइव्स हैं, उनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो हिस्ट्रीज हैं, उन्हें रिकॉर्ड और उन्हें स्टडी करना था, राइट। क्योंकि हमें ये भी नहीं करना था कि जब हम ये ट्रेल्स बना रहे हैं ये हमारी आवाज़ हो जाए। बहुत ज़रूरी था कि हर जगह, अभी तक भी आपने जो आगे के प्रोजेक्ट्स देखे वहाँ पे एक इंसिस्टेंस रहा है कि एक आग्रह कि कम्युनिटी की बात कम्युनिटी के मुंह से ही होनी चाहिए, राइट। इस दौरान उन्होंने ये भी कोशिश की कि एमएम के स्टूडेंट्स, एमएम के कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेसर्स हैं वो भी इसमें जुड़ जाएं, ताकि जब ये प्रोजेक्ट सॉलिडिफाई हो जाए या जो लॉन्च हो तो हमारी वहाँ होने की ज़रूरत ना हो, कम्युनिटी खुद ही इसे आगे ले जा सके। तो साथ साथ में ऑटो रिक्शा वालों से बात की, टांगे वालों से बात की, खाने की जगहों, क्योंकि हिस्ट्रीज में इंटेंजिबल भी उतना इम्पोर्टेंट हो जाए जितना टैंजिबल आर्ट और क्राफ्ट फॉर्म। तो एक्सपीरियंस को तो रिच करना ही था, वो एक इंटेंशन था, बट दूसरा ये था कि कम्युनिटी को इस प्रोसेस में कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रखें या उनके साथ ऐसे आइडियाज या इनिशिएटिव्स को डेवलप किया जाए, ताकि हम साथ में सीखें, ना कि इट बिकम्स अ वन वे प्रैक्टिस। इसके बाद हम आते हैं, आई थिंक दिस इज, ये मान लो ये प्रेजेंटेशन का कोर या हार्ट है अभी के लिए। इसके बाद भी जो दो प्रोजेक्ट्स हैं वो शायद अलग दिशा में मुड़ जाएंगे, बट कम्युनिटी आर्काइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम हमने हम्पी अनेगुंडी में किया है ओवर द स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 4 years, 2017 में पहली बार a bunch of students had gone. तो ये पहले मैं क्लिप प्ले करती हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। A group of monuments once lost was found, revived, and endured with the title of a World Heritage Site. We set our journey to Wisconsin to uncover and understand the disorder and the chaos this prestigious title brought about. Pandemonium engulfs the region is the government's effort to preserve the site and the price the people continue to pay for it. Traveling to this ancient village, the concept was that the people would refrain from sharing stories on this issue, it being a political, legal, and sensitive issue. It was short-lived as the people were so accustomed to having an outsider or tourist among them that it was deep-rooted in them to invite converts and share. The Happy Bazaar was once a living heritage bustling with life, a place of interaction for the tourists and the locals. हम्पी में अब कुछ नहीं बचा है,
just time for success and commitment. यहाँ पे लाइफ रेफरल और लाइफ मार्केट होता है, पर लाइफ मार्केट कहाँ चला गया मुझे नहीं पता। जिनके पास काम था वो अब घर बैठ गए, जब काम ही नहीं होगा तो वो बच्चों को फिर खिलाएंगे। सो मैं पूरा रिकॉर्डिंग प्ले नहीं कर रही हूँ, पर इस पॉइंट तक आना ज़रूरी था कि जब 2017 में हम गए, शुरू किया काम हम्पी में, तो ये कंसर्न बहुत क्रिटिकल था कि एक जगह जिसको वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेरेशन दे दिया गया है बैक इन 1990s वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की तरफ से, आज उसकी स्थिति क्या है। सो एक पहलू जो कम्युनिटी आर्काइविंग का बहुत उभर के हमारे काम में आते रहा है, वो है कि समय के साथ जगहें बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं, और एक आर्काइव बहुत ही सही तरीका हो सकता है उसे रिकॉर्ड और रिप्रेजेंट करने का। जो सबसे पहले आपने डिक्लेयर कर दिया था हिस्टोरिक इम्पोर्टेंट, सब कुछ अच्छा है, चंगा है, अब शायद वो ना हो। और ये जो आपने सुना लास्ट में 2010 में बेसिकली वहाँ का जो लोकल मार्केट है मंदिर के आगे, उसको अगेन अथॉरिटीज ने आके ओवरनाइट डिमोलिश कर दिया था नोटिस देने के बाद। बट फाइट ये थी कि आप किसको लोकल कह रहे हो और किसको आउटसाइडर्स कह रहे हो। ये जो डेफिनेशंस में हम उलझ जाते हैं अगेन फ्रॉम वेस्टर्न अकेडमिया, उसमें कम्युनिटी का जो अपनी इतिहास, अपने कल्चर के साथ जो संबंध है, उसे हम कैसे तनाव में डाल देते हैं। तो ये जब हम गए 2017 में, तब ये स्टोरी सॉर्ट ऑफ अनमिसेबल थी। जिससे भी बात करते स्टूडेंट्स, उन्हें ये सुनने को मिलता कि हमारी लाइफ्स कितनी बदल गई है इतने सालों में इन द नेम ऑफ हेरिटेज प्रेजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। दूसरा पार्ट जो इस प्रोजेक्ट का था, जो हमने 2018 में शुरू किया, वो था वहाँ पे एक लोकल एनजीओ है किष्किंधा ट्रस्ट करके, जो करीबन 20 साल से वहाँ पे कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए अपने आप को अनेगुंडी में इन्होंने एस्टैब्लिश किया हुआ है, जो हम्पी से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है। तो वो वहाँ पे रुक के आसपास के जो लोग हैं, उनका जो लाइवलीहुड्स है, उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, उनकी जो हिस्ट्रीज हैं, उसके साथ काम कर रहे हैं। साथ साथ में ऑब्वियसली सोशल डेवलपमेंट के भी इनिशिएटिव्स उन्होंने और कल्चर डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स उन्होंने चालू रखे हैं इतने सालों में। तो उनके पास ऑब्वियसली काफ़ी सारे रिसर्चर्स आए हैं, इतने लोग आके गए हैं, काफ़ी सारा सामान, डॉक्यूमेंटेशन सब पड़ा हुआ है इतने सालों से, पुराने फोटोग्राफ्स, वीडियोस, पब्लिकेशंस। उनका इन्वॉल्वमेंट भी यूनेस्को की मीटिंग में रहा है। तो इस सामान को हम वापस कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी के द्वारा कैसे एक आर्काइव में प्रस्तुत करें, कैसे एक आर्काइव में प्रिजर्व करें, ताकि ये जो हमने बोला कि जो चेंजेस हुए हैं सालों साल तक, वो किसी तरह डॉक्यूमेंट हो और आगे चल के बात करने के लिए भी अवेलेबल हो। तो ये जो आर्काइविंग प्रोसेस थी, इसे सबसे पहले अप्रोच करने का तरीका वही था जैसे हमने दूसरे आर्काइव्स में काम किया है। आप एक इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर कहते हैं, हम इसे क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाओ और देखो कि कौन सा काम कहाँ पे सेट होगा, ताकि हम उसको उस तरह से एक्सेस कर सकें, राइट। अगर मुझे पता है कुछ प्रोजेक्ट्स कॉटेज इंडस्ट्रीज में जाएंगे, तो मैं फिर उस शेल्फ में या उस फोल्डर में उस सामान को ढूंढूंगी। बट ये करते करते मैं रियलाइज हुआ, और ये बहुत अच्छा लर्निंग स्पेस था, कि कल्चर की बात तो ऐसे क्लासिफिकेशंस में नहीं की जा सकती है। कल्चर इज़ वेरी इंटीग्रेटेड। एक प्रोजेक्ट जब कॉटेज इंडस्ट्रीज में रखोगे, वो शायद रूरल टूरिज्म में भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो आप ये जो ब्लैक एंड वाइट ग्रिड सिस्टम फॉलो करना चाहेंगे, वो शायद या तो वर्क नहीं करेगा, या तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग या डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो इस वजह से हमने एक तीसरा इनिशिएटिव किया, विच वाज टू से कि चलो हम वापस कम्युनिटी के पास जाते हैं। इस बार सिर्फ डेटा लेने के लिए नहीं, सिर्फ
डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए नहीं, पर उनसे इस डेटा को समझने के लिए कहानियां कलेक्ट करते हैं। मैं इन्हें कहानियां बोल रही हूँ, हम इन्हें बेटर वर्ड में नैरेटिव्स बोलते हैं। फर्क कहानी और नैरेटिव्स में ये रहेगा कि कहानी हम यूजुअली एक सीक्वेंस में देखते हैं, हम शुरुआत से अंत में देखते हैं, जबकि नैरेटिव्स, अगेन ये अंग्रेजी वर्ड है, मुझे अभी तक इसका वर्नाक्युलर वर्ड नहीं पता, बट नैरेटिव्स एक तरीका हो गया बात और डेटा को किसी इंफॉर्मेशन को समझने का, जिसके मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स और मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स हो सकते हैं। आप एक ही कम्युनिटी में बात करोगे तो आपको 4 तरह के पहलू मिलेंगे, तो आप उन्हें कैसे एक साथ बिठाओ, जैसे एक जिक्सॉ पजल बोलो, पर एक खुली वाली जिक्सॉ पजल। तो उसमें हमने ये किया कि स्टूडेंट्स, ये वर्कशॉप था स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे एथनोग्राफी करके एक लार्जर सब्जेक्ट है, जहाँ पे ओरल हिस्ट्रीज, इंटरव्यूज, काफ़ी तरीकों से बातचीत की जा सकती है, उसे रिकॉर्ड की जा सकती है, जहाँ पे आप कम्युनिटी को समझने की हर दिशा से कोशिश करते हैं। सो सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुननी है, आपको उनकी जगह के बारे में जानना है, उनकी जगह पे शायद जाके रुक सकते हो तो रुक जाओ, उनके काम करने की जगहों पे आप उनके साथ जाओ। तो डॉक्यूमेंटेशन के अलग अलग पहलू आप टच करने का, कवर करने की कोशिश करते हैं। हमने 4 कम्युनिटीज को उस वक्त आइडेंटिफाई किया था। एग्रीकल्चरलिस्ट, जो सेकंड था वर्नाक्युलर क्राफ्ट्समैन, जो मकान, पुश्तैनी मकाने बनाते थे। वहाँ पे बंजारा कम्युनिटीज सालों से माइग्रेट करके रह रही हैं, तो उनके साथ बात की थी। और वहाँ के जो लोकल फोक आर्ट परफॉर्मर्स हैं, नॉट ट्रेडिशनल बट फोक आर्ट, राइट। सो हम्पी में आप जब हम्पी के बारे में बात और पढ़ें तो आपको मिलेगा कि वहाँ पे माइथोलॉजी के बहुत सारे इंस्टेंसेस की कहानियां लिखी गई हैं विजयनगर एम्पायर के टाइम से, उससे भी पहले शायद, कि यहाँ पे हनुमान या यहाँ पे राम और रामायण के क्या दृष्टांत बन चुके हैं, या इसका क्या रिलेशनशिप है। तो जो फोक परफॉर्मर्स हैं वो उन स्टोरीज को रीएनैक्ट करते हैं, बट नई बातों के साथ, नए इश्यूज और नई सोसाइटल सिचुएशंस के साथ। तो हमने ये इंटरव्यूज और ये रिकॉर्डिंग्स को यूज करके आर्काइव को इमेजिन शायद सही वर्ड रहेगा, क्योंकि जो पुराना तरीका है आर्काइव को ऑर्गेनाइज करने का, उसको हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो एक री इमेजिन करने के लिए हमने प्लान किया था। वर्कशॉप तो यहाँ पे एक स्टेप और जाके रुक गई, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास उतना ही टाइम था। उन्होंने नैरेटिव्स के जो अलग पहलू हैं वो शायद आइडेंटिफाई किए, उन्होंने खुद अपनी भाषा में इंग्लिश में लिखने की कोशिश की कि हमें इन बारे में बताया गया, इन चीज़ों के बारे में बताया गया। आपको एक थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए, अगर ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सीधा यूट्यूब से प्ले कर रही हूँ, तो देखते हैं। तो उनकी ये कोशिश थी स्टूडेंट्स की उस टाइम पे, जो हम आगे चल के करना चाहते थे, कि ये जो नैरेटिव आप लिख रहे हैं, या जो आप अलग अलग पहलू बता रहे हैं आर्काइव और हिस्ट्री को समझने की, उसमें वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, फोटोग्राफ्स, रिसर्च मटेरियल कैसे फिट हो सकता है। तो ये जो मटेरियल सब इकट्ठा हुआ था, करीबन 4 साल का डेटा, जो मैं आपको पहले बताया, पुरानी वर्कशॉप से लेके, ओपन स्टूडियो से लेके इस वर्कशॉप, और बीच में हमने जो ट्रस्ट के साथ काम किया, उसके बेसिस पे हमने 2020 में एक एप्लीकेशन डाला था। एक इंटरनेशनल ग्रुप है, कल्चरल टेक्नोलॉजिस्ट बोल सकते हैं उनको। वो लोग थोड़ा सा फंडिंग दे रहे थे साइट बेस्ड वर्क के लिए। अब तब तो कोविड आने वाला था, वो हमें नहीं पता था, पर हम ये कोशिश करना चाहते थे कि यही सारा सामान, जिसे हम एक तरह से ऑर्गेनाइज कर ले आर्काइविंग, नई आर्काइविंग के फॉर्म में, और उसे ले जाके कम्युनिटी के साथ वापस काम करें, ताकि उनकी समझ से हम देखें कि क्या ये कहानियाँ, क्या ये दृष्टांत, क्या ये मैसेज, और ये जो टाइम मैपिंग, ज्योग्राफी मैपिंग हम कर रहे हैं, वो सही से, अब सही गलत तो नहीं, पर वो एक ऑथेंटिक तरीके से हो रहा है या नहीं।
सो अगेन मुझे ऑथेंटिक का हिंदी वर्ड नहीं मालूम है, कि हम उनका जो नज़रिया है या उनका जो कहने का मतलब है उसे हम कहीं पे स्क्यू नहीं कर रहे हैं, हम उसे हम जो अप्रोप्रिएट करते हैं बेसिकली, अगेन ये बहुत ही एकेडमिक वर्ड है कि हम इसे किसी भी तरह से मिस कम्युनिकेट ना कर रहे हैं। और फिर हमने मैं प्लेटफॉर्म अगर चाहें तो दिखा सकती हूँ जो फाइनली बन गया, पर ये एक्सरसाइज करने के बाद हमने जो फाइनल प्लेटफॉर्म बनाया वो इमेज थोड़ी सी हैवी है, इसलिए वो स्लाइड में खुलेगी। जस्ट गिव इट अ सेकंड। हाँ, सो ये फाइनली वेबसाइट पे कैसे वर्क करेगा, आई थिंक मैं इसी पॉइंट पे आपको दिखाना चाहूँगी। कहने का अर्थ ये था कि ये जो बेसिकली हमने अलग अलग जो नैरेटिव्स बनाए, ये एक नैरेटिव है, ये मेन आप मान लीजिए आपका एंट्री पॉइंट इनटू द वेबसाइट है। ये एक नैरेटिव के 4 पहलू हो गए, ये दूसरे नैरेटिव के 4 या 5 पहलू हो गए। इन 2 नैरेटिव्स के बीच में भी एक लिंक है जो अपने आप सेट होनी चाहिए, और इन सबके पीछे आर्काइवल डेटा रहेगा, चाहे फोटोज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वीडियोज हो, जो आप डायरेक्टली वेबसाइट के पीछे जाके भी एक्सेस कर सकते हैं, पर आप उसे सिर्फ ना देखें जो हम नॉर्मली ट्रेडिशनली आर्काइव्स में देखते हैं। हम इस तरह से उसे देखने की कोशिश करें जो जिस तरह से कम्युनिटी मेंबर्स इन चीज़ों का रिलेशनशिप, उन्होंने उनकी बातों से जो रिलेशनशिप हमारी समझ में बिठाया है, हम उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। इस वजह से ये वेबसाइट बेसिकली यूनिडायरेक्शनल भी नहीं थी। जैसे हम अभी वेबसाइट्स देखते हैं वो टॉप टू बॉटम जाती हैं, ये जो टेक्नोलॉजिस्ट थे जिनके साथ हमने ये प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन में किया, उनके पास वो एक्सपर्टीज थी कि हम इस वेबसाइट को लेफ्ट राइट सेंटर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो जैसे एक रीडर को या रिसर्चर को फुल फ्रीडम है कि वो अपनी तरफ से इन चीज़ों को रिलेट या कनेक्ट कर सके, एग्जैक्टली हाउ यू वुड फील व्हेन यू आर इन साइट, राइट। अब जैसे अबोहर में हो या हम्पी में हो, आप कैसे अपनी मर्जी से उसे घूमेंगे, आप लेफ्ट टू राइट या सिर्फ टॉप टू बॉटम तो नहीं चलेंगे किसी जगह पे। तो वही एक्सपीरियंस आपको हिस्ट्रीज और आर्काइव्स को लेके हो, ताकि आप अपने कनेक्शंस भी बना सको एज अ रीडर। तो ये एक मान लीजिए पायलट प्रोजेक्ट बना हुआ है अभी के लिए वेबसाइट पे। इसमें काफ़ी काम अभी भी हो सकता है, पर हमारे पास वक्त और एनर्जी उस पॉइंट पे ख़त्म हो गया लास्ट ईयर जब हमने इसको एक मान लो क्लोज दिया। तो इसलिए मैं कह रही थी कि ये प्रोजेक्ट शायद एक हार्ट बन जाता है इस प्रेजेंटेशन का, कि कम्युनिटी आर्काइविंग में मेथोडोलॉजिकल टूल्स से लेके क्रिटिकल क्वेश्चन से लेके अलग अलग तरीके कोशिश करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हुई है कि आर्काइविंग को खुद री इमेजिन करना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कम्युनिटी इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। जस्ट लाइक वी मेक आर्काइव्स फॉर आर्किटेक्चर और फॉर साइंस, या इवन हमारे पब्लिक रिकॉर्ड्स जो गवर्नमेंट में हैं वो जैसे कैटेगरीज में ढल जाते हैं, वैसे शायद यहाँ पे काम नहीं हो सकता। यहाँ पे थोड़ा और फ्लूइड स्ट्रक्चर चाहिए, एंड फ्लूइडिटी के साथ देखने का अलग अलग नज़रिया भी होना चाहिए, कि आप टाइम के थ्रू से देख सकते हो कैसे चीज़ें बदली हैं, आप ज्योग्राफी के थ्रू से देख सकते हो कि कैसे हर जगह पे एक अलग नैरेटिव बन सकता है, एंड देयर कुड बी मेनी मोर लेंसेज, राइट। अब इस पॉइंट पे जो लास्ट 2 प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे थोड़ा सा बदलाव है, ये दिखाने के लिए कि ये आर्काइव्स क्यों इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्यों क्या कर सकते हैं हम इसमें से, सिर्फ वेबसाइट बनाए या हम डेटा बैंक बनाए। उसके अलावा 2 प्रोजेक्ट जो मैंने ऑन द अदर एंड अर्बन एनवायरनमेंट्स में किए हैं, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम कम्युनिटी वर्ड को शायद थोड़ा और तराशे, थोड़ा और समझने की कोशिश करें कि क्या वो सिर्फ छोटे शहरों में ही एप्लीकेबल है, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें या कल्चर की बात करें तभी किसी को हम कम्युनिटी बोलेंगे, या फिर हम कम्युनिटी को उसके कंसेप्ट से समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो बायोम करके एक आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन फर्म है, पर वो सिर्फ अभी आर्किटेक्चर में काम नहीं करते हैं, वो काफ़ी सारे इकोलॉजिकल इश्यूज के साथ काम करते हैं।
तो उनका जो काम 30 साल का रहा है उसको लेके एक बुक बनाने का प्रोजेक्ट था। पर बुक को अप्रोच करने का तरीका अभी भी आर्काइविंग और ओरल हिस्ट्रीज को लेके ही अप्रोच किया गया कि इतने सारे लोग अगर इस काम में जुड़े हुए हैं, इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस या इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को अगर अलग अलग नजरिए से समझा गया है, उसको अप्लाई किया गया है। आप जब मेसन या मेस्त्री को पूछोगे उनका तरीका समझने का अलग है, आप जब मेन आर्किटेक्ट से पूछोगे तो उन्होंने 30 साल में खुद ही अपना अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजी को लेके इतना बदलते हुए देखा है। आप दो अलग अलग क्लाइंट्स के पास जाएंगे, किसी ने घर बनवाया है, ये गोवर्धन इको विलेज बहुत बड़ा रिलीजियस रेसिडेंशियल साइट है महाराष्ट्र में, तो उन्होंने बहुत ही अलग तरीके के मकान और सिस्टम्स वहाँ पे इंस्टॉल करवाए हैं बायोम के थ्रू। तो ये हर एक कहानी को एक बार जानना, समझना, इकट्ठा करना जरूरी था। साथ साथ में ड्राइंग्स, फोटोग्राफ्स, जो अलग और सारा डेटा आर्किटेक्ट की ऑफिस में होता है उसका एक आर्काइव बनाया। हमने ये भी सोचा कि उस आर्काइव को भी हम डिजिटली ले जाएंगे ताकि रिसर्चर्स और स्कॉलर्स फ्यूचर में भी इसको पढ़ सके। पर आर्काइव तो डिजिटली बनने से रुक गया है, मतलब इसका डिजाइन बन गया पर फाइनली इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। पर इसकी वजह से हम जब किताब पे वापस आए पब्लिकेशन पे तो एक अलग एक समझ डेवलप हुई कि फिर किसी एक इंसान को भी नहीं लिखना चाहिए। अगर अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से बायोम के काम को जानते हैं और समझते हैं तो फिर किताब में भी वो झलकना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो फाइनली इट बिकेम अ सेट ऑफ 3 डायरीज जिसके अंदर 40 एसेज हैं, छोटे छोटे अलग अलग, और लिखने वाले लोग करीबन 25 ऑथर्स हैं जो जरूरी नहीं है कि वो आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड से हो। सो क्लाइंट्स ने भी लिखा है, सोशियोलॉजिस्ट ने भी इसमें लिखा है, जर्नलिस्ट ने भी इसमें लिखा है, आई थिंक मैं सबको याद भी नहीं कर पा रही हूँ, इनके ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर ने भी लिखा है। हमने इंग्लिश के अलावा मराठी में ऐसे लिखे हैं, मलयालम में लिखा है, उसको ट्रांसलेट भी किया है, हिंदी में भी कविता लिखी गई है। इसका इंटेंशन ये था एक कि जो मैंने बोला अलग अलग लोगों, अलग अलग जो कहानियां हैं उसकी एक सच्ची झलक दी जा सके। दूसरा इंटेंशन ये था कि ये किताब सिर्फ फिर आर्किटेक्ट्स के काम ना आए, ये और लोग भी पढ़ सकें। इसलिए मैंने एक छोटा सा वो बोलते हैं टेस्टिमनी यहाँ पे डाला हुआ है जहाँ पे किसी ने लिखा कि मैं तो आर्किटेक्ट भी नहीं हूँ पर मैं फिर भी ये किताब पढ़ पाई, इसलिए मेरी समझ में आया कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और इस चीज को फैसिलिटेट जो हम बोलते हैं या तो क्यूरेट करने के लिए जरूरी हो गया एक आर्काइव का होना, वरना आप 25 ऑथर्स के साथ काम कैसे करें। तो उन्हें आपने एक डेटा बैंक दे दिया जिसको आपने क्यूरेट किया और आप उन्हें एक फ्रीडम दे रहे हो, एक छूट दे रहे हो टू बी एबल टू रीड इनटू द मटेरियल, किस तरह से उन्हें उसे देखना है और किस तरीके से वो इस कहानी को लिखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। तो आर्काइव उनके लिए जैसे किसी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हो गए और फिर हर एक ऑथर ने अपनी तरह से एक अलग डिश बनाई इस बुक में। ऑफ कोर्स ये मुश्किल हो गया टुवर्ड्स द एंड एज एन एडिटर कि मैं जब हम जब तीनों बुक्स इकट्ठे कर रहे थे कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, बिकॉज अनलाइक दैट वेबसाइट जो हमने पहले देखी, बुक तो फिर भी एक लीनियर मोड ही है पढ़ने का, राइट। सो आप स्टार्टिंग से एंड पे ही जाओगे, तो फिर उसमें एक कनेक्शन ढूंढना जरूरी है या नहीं, वो सवाल आ गया। अगर जरूरी है तो कैसे करेंगे, तो वो एक चैलेंजिंग एक्सरसाइज हो गया, पर वो करना भी इतना ही जरूरी था। जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ था पैंडेमिक के रिस्पॉन्स में। इवेंचुअली हमें दिखा कि पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के भी बहुत ही ज़रूरी था। हमने छोटी छोटी वर्कशॉप्स की पहले स्टार्टिंग में कोविड के बीच में, लॉकडाउन में, जहाँ पे अलग अलग देशों से और अलग अलग जगहों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बिकॉज ऑनलाइन था तो मुमकिन था और सबको अपनी अपनी पर्सनल हिस्ट्रीज के साथ काम करना था। नियति जिन्होंने अपनी नानी को कभी देखा नहीं है पर उनके पास उनकी नानी का पूरा साड़ी का कलेक्शन है और उनकी नानी को उनके घर में, उनके रीजन में, कम्युनिटी में उनके साड़ी के कलेक्शन से जाना जाता है,
तो नियति जानना चाहती थी कि मैं इस तरह से क्या किसी आर्काइविंग को प्रोजेक्ट अप्रोच कर सकती हूँ। सुखदा के ग्रैंडफादर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिटरेरी फिगर थे मराठी जर्नलिज्म और सोशल सर्कल में, तो उनकी काफ़ी सारे पब्लिकेशंस और मटेरियल्स उनके मुंबई के मकान में पड़े हुए थे, इसका क्या किया जा सकता है। अश्मी का इंटरेस्ट ये था कि राजस्थान में हमें ज़्यादातर सुना है कि women get married and then they literally have to leave their lives out, right? जो पिछली जिंदगी है उनकी, एक बार आपने शादी कर ली तो आप पीछे छोड़ दोगे। तो ऐसे जो माइग्रेशन स्टोरीज हैं विमेन की, मैरिड विमेन की, तो उसमें से एक आर्काइविंग प्रोजेक्ट बन सकता है। तो क्या उसका हेतु, क्या उसका महत्व होगा। ये तो मैं सिर्फ 3 एग्जांपल दे रही हूँ। हमने करीबन हर वर्कशॉप में 10-10 लोगों के साथ काम किया होगा। तो अबाउट 30 प्रोजेक्ट्स गॉट बिल्ड और गॉट स्टार्टेड, आई कांट से बिल्ड। एक शुरुआत हुई और उसमें से हमें लगा कि ये तो बड़े स्केल पे करने की एक बार कोशिश की जा सकती है। तो हमने एक छोटी वर्कशॉप के बदले हमने एक 4 मंथ्स का इंक्यूबेशन प्रोग्राम अनाउंस किया था। उसमें जब हमें प्रपोजल्स मिले, हमें करीबन 20 प्रपोजल सिलेक्ट करने पड़े। उन्होंने 6 महीने हमारे साथ ऑनलाइन काम किया, अपनी अपनी पर्सनल हिस्ट्रीज, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे श्रीलंका से, किसी ने हमें सीरिया से ज्वाइन किया था, इंडिया में कोई ग्वालियर से काम कर रहा था, तो कोई ऑरोविल चेन्नई से काम कर रहा था। पर्सनल, कम्युनिटी, ये शब्द का भी मीनिंग हर एक प्रोजेक्ट के लिए अलग था। और ये फिर 20 प्रोजेक्ट हमने एट द एंड ऑफ इट फरवरी 2021 में एक ऑनलाइन सेमिनार के थ्रू प्रेजेंट किए और इन्हें एक मान लीजिए एक लेंस या एक सेशन में डालने की कोशिश की, ताकि पता चले कि कॉमनैलिटीज क्या है। क्योंकि ये जरूरी हो गया था 6 महीने के एंड में कि अगर हम इतने ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आर्काइव्स के, तो क्या वो कुछ ज्यादा ही डिकंस्ट्रक्टेड हो जाएगा, क्या वो ज्यादा ही लूज हो जाएगा। तो हमने सोचा कि और ये सब साथ में सोचा जा रहा था। जब भी मैं हम बोल रही हूँ, इट वाज नॉट जस्ट मी। तो जो मॉडरेटर थे कॉन्वर्जेशंस के, जो हमारे वर्कशॉप के फैसिलिटेटर्स भी थे और जो पार्टिसिपेंट्स थे, सबने मिलके सोचा कि हम कैसे कुछ प्रोजेक्ट्स में एक सिमिलैरिटी देखें, एक कनेक्शन देखें, चाहे वो माइग्रेशन और मेमोरी के बारे में हो, चाहे कुछ प्रोजेक्ट्स में पर्सनल, पब्लिक और पॉलिटिकल का एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस था, उसके बारे में हो, और ये चर्चा आगे चालू रखें। अब ये चर्चा इतनी आगे चालू रही कि कुछ प्रोजेक्ट्स अपने आप ही आगे बढ़ते रहे। हमने खुद ने इस प्रोजेक्ट में से एक छोटा सा पब्लिकेशन बनाया ताकि और लोग जिनको इंटरेस्ट था वो पढ़ सकें कि क्या क्या, और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। सौम्या, जिन्होंने अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर की रेसिपीज और हिस्ट्रीज के साथ काम किया था, उन्होंने अपने फैमिली के साथ और पार्टिसिपेटरी एक्सरसाइजेस की, घर में एक म्यूजियम जैसा बना के, ताकि उन्हें और इन्फॉर्मेशन मिल सके। श्रीलंका से योहान हमारे साथ जुड़े थे, जो सिन्हाला लैंग्वेज और उसके लेटर टाइप पे काम कर रहे थे। उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था अकुरु कलेक्टिव करके एक संस्था के साथ। तो वो संस्था अभी ये मटेरियल को किसी तरह से प्रदर्शित करने के लिए काम कर रही है। और दूसरा एक अच्छा एग्जाम्पल है पटनी आर्काइव्स, जो गुजरात में बेस्ड है, भावनगर में। सर प्रभाशंकर पटनी की फैमिली उनकी हिस्ट्रीज को लेके, उनके पेपर्स को लेके एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो आज 2 साल हो गए इस बात को, और वो फुल फ्लेज्ड आर्काइव बन चुका है। और अब भावनगर में जाके आप वो डॉक्यूमेंट स्टडी कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन भी काफी सारा काम उसके साथ किया है। अभी हम उसमें ओरल हिस्ट्रीज कलेक्ट कर रहे हैं फैमिली मेंबर्स की, ताकि वो जो डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स हैं उसे ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। अब ये काम वहां पे रुका नहीं, इसका एक फेज 2 बन गया वापस, क्योंकि हमने इतने सवाल हमारे अंदर अंदर ही पूछे थे इसके बारे में। तो जब खोज करके एक संस्था है दिल्ली में, उन्होंने एक कॉल रखा था कि आप अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले अगर करना चाहें, तो हमने मिलके एक प्रपोजल इनको भेजा कि हमने ये पूरा काम डिजिटली किया था, और अब हम शायद देखना चाहेंगे कि फिजिकल स्पेस में जब ये पर्सनल हिस्ट्रीज वापस आती हैं, आर्काइव्स बनते हैं यूजुअली फिजिकल स्पेस में। जब मैंने बोला था अभिलेखागार, वहां से हम इसे डिजिटल में ले गए, अलग अलग रीजंस की वजह से, अलग अलग माध्यमों के तरह। और एक
मान लो 2022 में एक मौका मिला, चलो इसे वापस फिजिकल स्पेस में लाते हैं, पर तब तक में इसका पूरा नाम नक्शा जैसे बदल गया है, क्योंकि जब शुरुआत होती है आर्काइव्स की तब हम सोचते हैं सब कुछ एक प्रोजेक्ट का है या एक इवेंट का है या एक इंटेंशन का है, इसलिए वो साथ में रखा गया है। और अब जब हम लोग वापस दिल्ली में इस एग्जीबिशन में आए, तो मान लो इसमें कोई एकजुट होने का कुछ था नहीं, अलग अलग फैमिलीज की अलग अलग हिस्ट्रीज, 21 लोकेशन से अलग अलग बॉक्सेस आए थे, तो इसे जोड़े किस तरह से। और वहां पे एक क्यूरेटर का काम बहुत जरूरी हो जाता है ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। जब मैंने उनको ये प्रस्ताव दिया कि आप ये सोचिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉलिटिकली क्या कन्वे करना चाहेंगी, क्या कर सकती है, क्यों आपकी हिस्ट्रीज किसी और या किसी और कम्युनिटी को, किसी और स्टेट को, किसी और इंसान को वैल्यूएबल हो सकती है फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पूरा एग्जीबिशन क्यूरेट किया। इसे जितना हो सके पब्लिक बनाने का इंटरेस्ट था, इसलिए हमने न्यूज़पेपर में भी फ्लायर्स डाले थे कि भाई और लोग अगर दिल्ली में ही अपनी पर्सनल हिस्ट्रीज लेकर आना चाहते हैं तो हम उसे यहाँ पे रखना चाहेंगे। हमने कुछ लोगों को उन्हीं के बॉक्सेस ओपन करके बात करने के लिए इनवाइट किया था, ताकि ऑडियंस वहाँ पे बैठ के सुन सके। हमने बाहर के जो दूसरे आर्काइविस्ट हैं दिल्ली के, उन्हें भी इनवाइट किया था कि आप आके देखिए इन बॉक्सेस में, जब आप किसी और की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो क्या लगता है। और वो भी हमने एक पब्लिक प्रोग्राम में क्यूरेट किया था। एक फिल्म भी बनाई थी, मैं टाइम देख रही हूँ इसलिए मैं इसको प्ले नहीं कर रही हूँ, ये भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये फिल्म एग्जीबिशन में डिस्प्ले भी की गई थी, क्योंकि ये भी जरूरी था कि अगेन ये एग्जीबिशन सिर्फ क्यूरेटर के नजरिए से ना देखी जाए, बट साथ साथ में जिन लोगों ने, जो 21 लोगों ने अपने आर्काइव्स भेजे थे, वो भी अपनी आवाज ऑडियंस तक पहुंचा सकी। तो उनके साथ जो बातचीत प्रोसेस में हुई थी उसे रिकॉर्ड किया था और उसे यूज करके ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री जैसा बनाया था एज एन एग्जिबिट। और इसका इंटेंशन ये था कि हम पब्लिक से ये बात कर सके कि आर्काइविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो मैंने बोला पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसे कैसे टटोला जा सकता है। इसका एक सही जवाब नहीं है, एक बारी में भी नहीं मिलेगा। और पब्लिक से हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप इस स्पेस को कैसे ऑक्यूपाई करेंगे, राइट। इसलिए स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि हमें इसे वो रूप देना जरूरी था जो एक अभिलेखागार या एक रिकॉर्ड्स रूम का होता है, जिसमें जाने से या तो हम कतराते हैं या तो हमें समझ में नहीं आता है कि इसको यूज कैसे करना है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इस क्यूबिकल का हुआ था वो ये था कि आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे एक पॉलिसी थी जो आपको समझाएगा कि इसमें क्या सामान है। आप जो बॉक्सेस पे नोट्स देख रहे हैं उसके ऊपर हर आर्काइव के बॉक्स के बारे में लिखा गया है। अंदर वो वीडियो भी प्ले कर रहा है जो आपको समझाएगा कि सबके दिमाग में क्या चल रहा था। आपके लिए बैठने की जगह है, मैग्नीफाइंग ग्लास दिए गए थे, ग्लव्स दिए गए थे, ताकि आप बेफिक्र होके अपना समझ के इन बॉक्सेस को पुल आउट करें। आपको जिस हिस्ट्री में इंटरेस्ट है आप उसको पढ़ें और उसको पढ़ के आपके दिमाग में अपनी हिस्ट्री को लेके, अपनी कम्युनिटी हिस्ट्री को लेके जो भी ख्याल आते हैं वो हमें बता के जाएं या लिख के जाएं। वहाँ पे कागज पेंसिल सब टेबल पे रखा गया। सो ये लास्ट 2 प्रोजेक्ट दिखाने का रीजन ये था कि कम्युनिटी एंगेजमेंट जो हम बोलते हैं, कम्युनिटी आर्काइविंग, ये सिर्फ शुरुआत कम्युनिटी से नहीं करता है, ये खत्म भी कम्युनिटी पे ही होता है। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ साइक्लिक प्रोसेस और इसमें कॉन्स्टेंटली कम्युनिटी का एंगेज्ड होना बहुत जरूरी हो जाता है। कम्युनिटी का रूप बदल सकता है, फ्रॉम आर्काइविस्ट टू क्यूरेटर और अ क्यूरेटोरियल रोल to becoming an audience of your own history sometimes, right? But the role of the community to sustain such initiatives becomes very critical. Otherwise, यहाँ पे हम अभी के लिए देख सकते हैं इंस्टीट्यूशंस जगह ले लेती है कि अगर हम नहीं संभाल सकते हैं तो हम कहीं पे जाके चीज़ों को म्यूजियम में, आर्काइव में, लाइब्रेरीज में डोनेट कर देंगे या तो वो लोग पब्लिक ट्रस्ट में रख लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर कम्युनिटी का, इंडिविजुअल्स का से होना, ऑथरशिप होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो जो मैंने क्वेश्चन से शुरू किया था, मैंने जैसे बोला था मेरे पास उसके सारे जवाब नहीं है, पर जब मैं खुद इस प्रेजेंटेशन के लिए और किसी और 2 पेपर्स के लिए ये पूरा कॉन्वर्जेशन
क्या बोलते हैं, रीऑर्गेनाइज या रीप्लान कर रही थी, तब ये एक दिखा कि एक है, मैं अपने नज़रिए से देख सकती हूँ कि मैंने कम्युनिटी आर्काइविंग को किन किन तरीकों से अप्रोच किया मैंने, या तो हमारे टीम्स ने, कि 2 प्रोजेक्ट में हम लोग कंप्लीटली पर्सनल कैपेसिटी पे गए और हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत क्रिटिकल हो गया था गुलबर्गा या हम्पी जैसे प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे द हिस्ट्रीज आर टॉकिंग अबाउट वहाँ पे सोशो पॉलिटिक्स की वजह से क्या क्या बदलाव आए हैं, और वो दिखाना ज़रूरी है दुनिया को। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ कि भाई हाँ, इसमें से बुक भी बन सकता है, इसमें से एग्जीबिशन भी बन सकता है, पर इसी चीज़ को हम रिवर्ट भी कर सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट्स नहीं होते यहाँ पे, तो कम्युनिटी भी इन शब्दों के साथ, इन प्रोजेक्ट्स के साथ एंगेज कर सकती है। सो आई गो बैक टू सेइंग कि कम्युनिटी भी इसमें से काम ढूंढ सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स 90% ऑफ देम कोई प्रोबोनो नहीं हुआ, ये कोई मुफ्त में नहीं होता है, कोई अपने आप नहीं बन जाते। इसमें प्रोफेशनल स्किल्स, इसमें एक प्रोफेशनल कमिटमेंट चाहिए होता है। तो कम्युनिटी मेंबर्स वो रोल ले सकते हैं। कुछ कम्युनिटी मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन का रोल ले सकते हैं, जिन्हें पता है हिस्ट्री की, सोशो पॉलिटिक्स के बारे में, उसे कैसे बताना है। कुछ कम्युनिटी मेंबर्स जिनके पास सबसे कम शायद सुविधा है, या जिसके पास जिस कम इंटेंशन या इच्छा है, तो वो शायद से पर्सनल लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर सकते हैं, चाहे वो मटेरियल संभालने की हो, चाहे वो पार्टिसिपेट करने की। सो ये सब बस कुछ प्रस्ताव और सवाल थे जिसके थ्रू मैंने अभी के लिए ये काम ऑर्गेनाइज किया था। आई थिंक नाउ आई बी मोर देन हैप्पी कि अगर आप लोगों को सवाल हो, क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म हो, या कुछ ना समझ में आया हो, तो मैं उसे वापस क्लैरिफाई कर सकूं। Thank you so much, Ishita. Prachi, I hope I was on time. Yeah. I guess. Yeah, we have like a half an hour for some questions. So I request people to share what they think about this. Does anyone have any questions to ask or anything to say? हाँ प्राची, हेलो। Hi Raj. Raj is working आवाज with आ रही है? us, yeah, as archivist. He is part of a Pure History project. Yeah. You're audible. हाँ तो बेसिकली ये मेरा सवाल तो नहीं, बट मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, और जो करंट प्रैक्टिसेस हैं आर्काइविंग की उसके रिगार्डिंग मेरे को मतलब जो मुझे लगता है वो मैं इशिता से भी इस पर कुछ कमेंट चाहूँगा कि जब हम आर्काइविंग की बात करते हैं तो अभी जो करंट, अगर हम आर्काइविंग प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं तो इट्स मोस्टली कि हम पुराने मटेरियल से डील कर रहे हैं, और जो पुराने मटेरियल्स की हम बात करते हैं तो वैसा हो जाता है कि मोस्ट ऑफ देम आर बोर्न एनालॉग होते हैं। तो हम उसको अभी जब आर्काइव कर रहे हैं तो एनालॉग मटेरियल्स को हम डिजिटाइज कर रहे हैं या फिर डिजिटल स्पेस में ला रहे हैं। तो मेरा सवाल यहाँ पे जो बनता है फिजिकल वर्सेस डिजिटल स्पेस का हो जाता है कि चूंकि हम फिजिकल स्पेस के जो मटेरियल्स होते थे उसको अभी हम डिजिटाइज करके डिजिटल स्पेस में ला रहे हैं, एक अलग फॉर्म में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। बट अब हम जब करंट आर्काइविंग प्रैक्टिसेस की बात करें कि जो अभी जो भी मटेरियल जनरेट हो रहा है, अगर हम अभी के मटेरियल्स की आर्काइविंग की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स आर नॉट बोर्न एनालॉग, दे आर डिजिटल। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको एज ए फिजिकल स्पेस में इमेजिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल जो आर्काइव्स होते हैं मेरे हिसाब से दे आर मोर ड्यूरेबल, एंड हम अगर डिजिटल स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो वो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और अगर बिग डेटा की बात करें तो कंटेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं, तो क्या ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उस चीज़ को फिजिकल स्पेस में इमेजिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ हम डिजिटल आर्काइव्स की भी बात करते हैं अगर हम करंट आर्काइविंग की बात करते हैं तो? मैं अगर हमारे एक्सपीरियंस से बोलूं तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से इसको अप्रोच करते हैं फिजिकल आई मीन एनालॉग और डिजिटल को, कि ये ऑप्शंस है हमारे पास प्रिजर्व करने के लिए। जब हम फिजिकल को डिजिटाइज करते हैं तो हम उसे सिर्फ लोगों के पास पहुंचाने के लिए डिजिटाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिजिटल कॉपी एक बैकअप, एक सेफ्टी, एक सेफगार्ड ऑप्शन हो गया है। और जब फिजिकल में अगर उसे कुछ हो जाता है, हम नहीं प्रिजर्व कर पाते हैं, कंजर्व कर पाते हैं, तो डिजिटल कॉपी के थ्रू भी हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो यही लॉजिक डिजिटल टू फिजिकल में भी उतना ही अप्लाई होता है। तो चाहे
ये बायोम का जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया, उनका 90% काम 80% काम अभी सिर्फ फिजिकल में डिजिटल में ही था। तो हमने वहाँ पे वो प्रोसेस इनिशिएट करती थी। हमने जब बैक इन अहमदाबाद सेप्ट आर्काइव सेटअप किया था, कि जहाँ पे हमें किसी ने सिर्फ डिजिटल आर्काइव्स दिए थे, तो हमने वहाँ पे वो प्रैक्टिस फॉलो की थी कि इसे फिजिकल में प्रिंट करना जरूरी है, ताकि एक फर्स्ट ऑफ ऑल बैकअप या सेफ्टी कॉपी बन जाता है। ये पहला रीजन हो गया। दूसरा कंसर्न जो आ जाता है जब आप डिजिटल से फिजिकल में कन्वर्ट करते हैं, वो है वो बहुत सिमिलर है कि वो एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि आप कौन से पेपर पे प्रिंट कर रहे हो, आप कौन से मीडियम पे उसको रिप्रिंट कर रहे हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हो, इज इट ट्रू टू द फॉर्म और नॉट। ये सेम चीज हमने फील की थी, अगर आप वापस जाएं जब फिजिकल टू डिजिटल कर रहे हैं, तो वो थोड़ा, चाहे इसे लॉस ऑफ ट्रांसलेशन कह लें, या तो चाहे मेरे मुताबिक एटलीस्ट इसे बोलते हैं एक्सीडेंट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि बिकॉज यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिजर्व समथिंग, यू विल हैव टू गो थ्रू एन एक्सीडेंट विच विल नॉट बी ट्रू टू इट्स ओरिजिनल, जो ओरिजिनल शेप में है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे प्रिजर्व सेकेंड कॉपी में ना करें। हाँ, अब इसमें इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि जितने लोग इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए जो ओरिजिनल ऑथर्स हैं किसी भी काम के, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटल फॉर्म में हो, उनके साथ चर्चा या उनके साथ कॉन्वर्जेशन, इसीलिए आपने देखा कि मोस्ट ऑफ काम में हम एथनोग्राफी, ओरल हिस्ट्रीज, इंटरव्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं हमारे काम में, क्योंकि उनके पास इन सवालों के जवाब भी मांगे जा सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने किसी चीज को डिजिटली विजुलाइज किया है, तो उन्हें पूछा जा सकता है कि आप इसे पेपर पे कैसे, या प्रिंट में या फिजिकल में कैसे इमेजिन कर पाएंगे, ताकि जब आप इसका रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यू आर ट्राइंग टू बी ट्रू टू द ऑथर्स विजन। दैट्स द लीस्ट यू कैन डू, और दैट्स द बेस्ट यू कैन डू, राइट? I agree with whatever you have said. So, बस मेरा यही कंफ्यूजन रहता था कि अभी जो भी हम मटेरियल जनरेट करते हैं, इट्स लाइक अभी बिग डेटा की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर हमें क्यूरेशन का काम हो जाता है। अगर हम अप्रेजल की बात कर रहे हैं तो उस पर अगर हम फिजिकल फॉर्म में भी वो इमेजिन कर रहे हैं, तो फिर कौन सा पार्ट उसको फिजिकल फॉर्म में जाएगा या नहीं जाएगा, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है। वहाँ पे हमें वो एज एन आर्काइविस्ट, एज एन क्यूरेटर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इसीलिए आई थिंक यहाँ पे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसे अगर आप जब मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन भी हम कर रहे हैं आर्काइव्स का, हम इसे कॉपी नहीं बोलते हैं, हम इसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्योंकि कुछ तो बदल रहा है, और ये एक्सेप्ट करके ही रिसर्चर को फिर उसे यूज करना चाहिए। जब फिजिकल से डिजिटल में जा रहा है तो कुछ बदल रहा है, चाहे स्कैनिंग क्वालिटी की वजह से हो, चाहे प्लेटफॉर्म्स या जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हो। जब वो एक्सेस करेंगे तो उन्हें एक अलग आभास होने वाला है। एंड सिमिलरली जब हम डिजिटल से फिजिकल में लाएंगे, बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर है कि जब हम फिल्म्स बना रहे हैं डिजिटली, एनिमेशन बना रहे हैं, इसे जब हम फिजिकल में देखें, और हम जब वो पीछे बैक एंड प्रोसेस कॉलेजेस में करते हैं, डिजाइन कॉलेज में, यू यूजुअली बेसिकली डूइंग स्टोरी बोर्डिंग एनिमेशन के लिए, आप मोर और लेस उसी फॉर्म में इसे वापस ला पाएंगे जब आप फिजिकल में सोचें। अब वो एक्सपीरियंस और जो मैंने स्क्रीन पे देखा, वो कंपेरेबल ही नहीं है, राइट? सो जब वो कंपेरेबल ही नहीं है तो उसे हम कॉपी नहीं कह सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि हम इसे सेकेंड फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ सेकेंड फॉर्म ऑफ नॉलेज। एंड फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर पे बहुत आ जाती है कि वो देखें कि वो ओरिजिनल को देख रहे हैं, वो डुप्लीकेट को देख रहे हैं, या वो रिप्रोडक्शन को देख रहे हैं। इसलिए जब वो स्टडी में इसको यूज करें तो वो ये कॉन्टेक्स्ट, ये लॉजिक को ध्यान में रख के बात करें। क्योंकि अगर उन्होंने ओरिजिनल ड्राइंग देखा होता जो 200 साल पहले बना था, 100 साल पहले बना था, और उसकी जो लाइंस दिखती उन्हें, और वो नहीं देखी, पर उन्होंने जो स्कैन वर्जन देखा, उसमें उन्हें पेपर का अंदाजा, पेपर पे जो छोटे मार्क्स होंगे जो स्कैनिंग में नहीं आए, या पेपर के पीछे कुछ जो लिखा गया होगा, फोटोग्राफ के पीछे हम बहुत लिखते थे, अगर वो लिखाई अगर मिट गई है या वो नहीं दिख रही है स्कैन पे, तो वो रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाता है। सो एक थ्रेशोल्ड बन जाता है ये डिजिटल फिजिकल के बीच के बाद, कि आप डिजिटल फिजिकल रिप्रोडक्शन कर लो, आप उसका मेंशन मेटाडेटा में कर लो, उसके बाद एक थ्रेशोल्ड, एक पड़ाव है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजर के ऊपर, क्योंकि वो उस रिप्रोडक्शन को ओरिजिनल के समान समझ के काम ना करे।
कोई और सवाल पूछना चाहेगा? हाँ, मैं पूछ सकता हूँ। हेलो इशिता, थैंक यू। आप लोग Pleasure. काफ़ी काम किया है आप लोगों ने, और मैं भी अबोहर में हूँ अपनी टीम के साथ। 6 महीने से हम यहाँ काम कर रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस जिससे आप लोग जूझ रहे हैं, हम भी कुछ उससे जूझ रहे हैं। तो इसमें एक सवाल जो आई थिंक आप लोग काफ़ी इस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कम्युनिटी का क्या मतलब है, और कम्युनिटी आर्काइविंग जो हम कर रहे हैं या फिर कम्युनिटी हिस्ट्रीज जो हम यहाँ अबोहर में कर रहे हैं, उसमें कैसे उनकी वॉइसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं। हमारा उनका we shouldn't speak for them as much as possible। पर इसमें मतलब मैं सेल्फ रिफ्लेक्टिवली ये बात कर रहा हूँ, जो 6 महीने का मेरा एक्सपीरियंस है और फ्रस्ट्रेशन से सवाल। इसमें मुझे ये लगता है कि कम्युनिटी आज के समय में जब इतना फ्रेगमेंटेड है सब, और हाइपर मोबिलिटी है शहरों में, गांव में, माइग्रेशन के मल्टीपल पैटर्न्स हैं, ओवरलैपिंग पैटर्न्स हैं, स्प्लिंटर्स हैं, मतलब इस तरीके की और हम जो शहरों में रहते हैं, हमारी भी जो सब्जेक्टिविटीज़ हैं वो इस कदर स्प्लिट हैं कि हमें अपनी कई बार कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी हम लूज़ करते हैं। तो ऐसे में हम गांव में या छोटे शहरों में या इवन बड़े शहरों में कम्युनिटीज़ की जब बात कर रहे हैं, तलाश रहे हैं, उनके नैरेटिव्स आर्काइव कर रहे हैं, तो हम किस तरीके की कम्युनिटीज़ मतलब क्योंकि होता क्या है कि मान लो आपने शुरू किया कोई वर्क बेस्ड, स्पेसिफिक ट्रेड बेस्ड कम्युनिटी है या लोकेलिटी बेस्ड कम्युनिटी है, बट उसके अंदर इतनी सारी लेयर्स हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि रिप्रेजेंटेशंस का नंबर बढ़ाना, उसमें महिलाओं का भी हो, फिर उसमें दलित महिलाएं भी हों, फिर उसमें ट्रांसजेंडर्स भी हों। अगर ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटीज़ की बात करें तो उसमें मिस्त्री भी हों, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी हों, उसमें लैंडलॉर्ड्स भी हों, रिक्शा वाले भी हों, ये सब। तो हम ऐसे 1+1+1 ये जो आइडेंटिटीज का नंबर है, इससे हम उसका स्कोप लगातार बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बट सॉरी मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, पर आई थिंक आपसे ये बात हो सकती है, अच्छा इंसाइट्स रहेगा कि मतलब क्या हम मतलब कम्युनिटी बोल के जो हमारे रिसर्च ऑब्जेक्ट्स है, रादर मैं ऑब्जेक्ट्स ही कहूँगा, उनको क्या होमोजेनाइज करने का सबकॉन्शियसली काम तो नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनके बीच, जो सोशल रिलेशंस हैं, ना कि आइडेंटिटीज, बट जो सोशल रिलेशंस हैं इंटरट्वाइंड विद इन घर में, और उनके जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको हम क्या ओवरलुक कर लेते हैं, या फिर हमारे मेथड के स्कोप के बाहर है क्या उनको कैप्चर कर पाना। क्योंकि एक खासतौर की साइको सोशल अप्रोच लेके जब हम जा रहे हैं, जिसमें एक कंफर्ट की आपने बात की थी कि उनको कंफर्ट फील कराना और उनकी बातें, और फिर ऑब्जेक्ट्स किसके पास है, कौन है जो कलेक्टर है और कौन है जिसके पास कुछ नहीं है। तो मेमोरीज चलो हो सकती हैं, बट फिर उसमें शिज़ोफ्रेनिक है, उसमें नशेड़ी है, उसमें बच्चे हैं, उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अंडरग्राउंड जो ये कल्चर है, सब कल्चर जो है, इसको क्या हम, क्योंकि हमारे मेथड के वो बियॉन्ड है, एब्सोल्युटली बियॉन्ड नहीं है, बट आई थिंक मैं तो इतना सक्षम अपने आप को या मेरे आसपास के जो रिसर्चर्स हैं उनको नहीं मानता। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें हमारे बियॉन्ड हैं, तब जब हम एक फाइनल कलेक्शन कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं और जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, कम्युनिटी क्या काम कर रहे हैं, मतलब हम ये हमारा जो बना रहे हैं, आर्काइविंग कर रहे हैं, उसका जो अधूरापन है, क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं सोशल। आई थिंक छोटे छोटे 3-4 पॉइंट्स हैं आपने जो कवर किए, तो मैं अलग अलग ही कवर करने की कोशिश करूंगी। आई थिंक जो लास्ट पॉइंट आपने बोला, मेरे एक्सपीरियंस में अभी के लिए वो एक ब्यूटी है, कि हम कभी आर्काइविंग को कंप्लीट नहीं कर सकते, not in an institutional way, but in a way where there will always be more work to do, right?
मुझे ये इसलिए सही जरूरी लगता है, शायद सही से भी ज्यादा, क्योंकि वो मैंने जब प्रेजेंटेशन के बीच भी बोला कि जितने बदलाव हैं वो इनकॉर्पोरेट करते रहने के लिए, और ये बदलाव चाहे वो एक्सटर्नल हो, मेरा कहने का पहला रीजन एक्सटर्नल बदलाव थे, पर आप जो कह रहे हो कि कम्युनिटी के अंदर ही सोशल डायनामिक्स बदल सकते हैं, हमें नए पॉलिटिकल सिचुएशंस के बारे में पता चल सकता है, आज जो किसी ने बोला है वो कल बदल सकता है, उसके लिए एक जगह बनी रहनी चाहिए। ये एक बहुत जरूरी, शायद मेरे मुताबिक, री अंडरस्टैंडिंग और री इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्काइविंग है कि आर्काइव कोई क्लोज स्ट्रक्चर था ही नहीं, वो हमेशा से एक फ्लूइड ऑर्गेनिज्म मान लो, जो बढ़ेगा, बदलेगा, चेंज होगा, टूट के 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, जरूरत के मुताबिक उसके फॉर्म्स बदल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे एक नजरिए से नहीं दे सकता, मतलब एक नजरिया जरूरी भी नहीं है। सो दो होमोजेनिटी की बात जब हम कर रहे हैं, वो होमोजेनिटी मेरे मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस में सिर्फ फ्रेमवर्क की वजह से आता है। किस तरह से हम रिकॉर्ड शीट्स बनाते हैं, मेटा डेटा देते हैं, ताकि हम बहुत सारी अलग अलग इंफॉर्मेशन को एक ढांचे में डाल के कम्युनिकेट कर सकें। और वो जैसे एक नया स्टेप है ना, मतलब डेटा को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो एक नया स्टेप है आर्काइविस्ट का, कि आप बिटवीन द आर्काइव्स एंड बिटवीन द यूजर आप एक इंटरफेस क्रिएट कर रहे हो बाय द मीन्स ऑफ अ रिकॉर्ड सिस्टम और अ रिकॉर्ड शीट, जिसको आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डाला, उसके मेटा डेटा फील्ड्स आइडेंटिफाई किए, बिकॉज इट्स अ वेरी डिकोडेड सिस्टम। चाहे वो लगे कि होमोजेनस बनने की कोशिश कर रहा है, पर वो बनता नहीं है। आप हमने जब मेटा डेटा डिस्क्रिप्शन काफी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए किया है, हम इतने कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि आप 4 चीजें एक चीज के बारे में लिखने की कोशिश करेंगे, उसका अगर आपको वर्नाक्युलर वर्ड पता है और आपको इंग्लिश वर्ड भी पता है, तो आप उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक मुझे लगता है कि वो होमोजेनिटी से फॉर्म में है, इज व्हाट आई एम गेटिंग एट। In terms of reading the content, there isn't an homogeneity in the process, if even in the traditional archiving system, in that sense. जो हेल्थ और जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स की आपने बात की, वो मैं लास्ट में लेती हूँ। इससे पहले जो सोशियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं ग्रुप्स में, या तो इवन बाय देयर लाइवलीहुड्स, बाय देयर जेंडर रिकॉग्निशन, बाय देयर एथनिसिटी, इसकी वजह से मैं बोल रही थी कि समवेयर व्हाट वी नीड इज मोर देन जस्ट वन आर्काइव इन अ वे। मतलब मेरा प्रोजेक्ट, मतलब मेरा प्रेजेंटेशन दिखाने का रीजन यही था कि कैन एन आर्काइविंग प्रोजेक्ट, अब मैं अबोहर की बात करती हूँ फॉर इंस्टेंस, कैन इट बी अबाउट माइक्रो आर्काइव्स, कैन इट बी अबाउट माइक्रो हिस्ट्रीज विच आर इजियर टू क्यूरेट एंड वर्क विथ। उसमें भी क्लोज्ड सिस्टम तो हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो 50 या 100 लोगों का या जो 5 कलेक्टर्स का कलेक्शन होगा, उसमें भी बन सकता है कि 5 साल के बाद कुछ और मिला और हमें उसे ऐड करना है या चेंज करना है, पर एटलीस्ट दैट स्केल इज मोर हैंडलेबल and more relatable when you're working across different socio-political dynamics, is my judgment at this point, कि हम जितना माइक्रो बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, एक अचीवमेंट भी पॉसिबल है, गोल पोस्ट छोटा हो जाता है, एक्सेसिबल हो जाता है, उस गोल पोस्ट में अगर चेंजेस करने पड़े तो वो चेंजेस आसान हो जाते हैं कंपैरेटिवली टू डूइंग इट टू बिगर स्ट्रक्चर्स। एंड वो छोटे छोटे माइक्रो हिस्ट्रीज और माइक्रो कॉन्टेक्स्ट भी एक साथ बैठ सकते हैं, because then what you're doing is you're creating an archive of archives, right? So you can create a new lens. इसमें भी मेरा जवाब इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द कंटेंट सिमिलर रहेगा जो मैंने राज को भी बोला, कि इसके बाद एक यूजर को अपना दिमाग भी बहुत लगाना जरूरी होता है, क्योंकि आपने स्कोप माइक्रो हिस्ट्रीज के लिए डिफाइन किया है, आपने एक अलग स्कोप इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए डिफाइन किया है, पर मैं एज अ रिसर्चर, और ये शायद एकेडमिक्स भी बहुत एंगेज करता है ये स्टूडेंट्स को, कि जब आप आर्काइव के अंदर जाओ, आर्काइव का दिखाने का तरीका आपको कितना मैटर करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, वो मेरे सवाल पे डिपेंड करता है व्हेन आई एम स्टडीइंग इनटू एन आर्काइव। फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द माइक्रो अलाउज यू और अलाउज द लार्जर कम्युनिटी टू क्रॉस वेरीफाई अ लॉट।
क्योंकि फिर a better way to put it would be एक family का narrative of a certain incident will not be very different from each other. शायद कोई बोलेगा कि ऊपर से गिरा, कोई बोलेगा साइड से गिरा, पर ये तो बोलेगा कि हाँ कुछ गिरा, right? When we start working with histories from way more diverse, so especially when we think about community members who are here versus who have migrated versus who have come back, ये जो changes हैं हमारे relationship में with our own land, with our own community, वहां पे सबसे ज्यादा perspectives change होते हुए दिखते हैं. इन्हें रखना ही है, इन्हें बिल्कुल होमोजेनाइज करने की भी जरूरत नहीं है. इसलिए हमें ओरल हिस्ट्रीज में ये बहुत ज्यादा मिलते जा रहा है कि एक ही दृष्टांत को 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग नजरिए से देखा है, तो फिर वो रिकॉर्ड शीट संभाल लेगा कि हम कैसे, हमें तो रिकॉर्ड शीट में ये बताना है कि ये स्टोरी 4 लोगों ने बताई है और उसे बताने का तरीका ABC है. हमें उसे और ज्यादा कोलैप्स करने की जरूरत नहीं है. दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वी क्यूरेट एन एग्जीबिशन और व्हेन वी क्यूरेट अ पब्लिकेशन. Archive in that sense is not necessarily a complete product. So that's a very strong benefit is what I look at. The last point, when you talked about people who have a very different psyche or a psychological way of looking at things. My simplest answer in this, जो मैंने शायद presentation में नहीं cover किया, हमने किसी भी project में बिना collaboration के काम नहीं, मतलब हमें शायद समझ में ही नहीं आता है. चाहे हम्पी के प्रोजेक्ट में हमने कल्चर टेक्नोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया हो, चाहे गुलबर्गा के प्रोजेक्ट में हमने MM के कॉलेज और स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया हो वो नैरेटिव को ढंग से समझने के लिए. सो व्हेन वी थिंक अबाउट पीपल विथ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एबिलिटी टू थिंक, आई वुड इमेजिन कि वो हिस्ट्रीज कवर करने के लिए हमें वहाँ वो एरिया जो समझते हैं साइकोलॉजिकली या थेरेपी के थ्रू या साइकेट्री के थ्रू, उन्हें इन्वॉल्व करके इस बिट को कवर करना पड़े. आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि शायद हम कोई सक्षम नहीं है, हमें समझ नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, और इसीलिए वहां पे जिनके पास डिसिप्लिनरी नॉलेज है, हर एक पर्सन को फील्ड में से अंदर लाना आर्काइविंग प्रोसेस में बहुत क्रिटिकल है. इसलिए हमने एक भी आर्काइविंग प्रोजेक्ट सिर्फ हिस्टोरियंस या कल्चरल प्रैक्टिशनर्स के साथ एकम्प्लिश नहीं किया होगा. या तो हमें टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ी है, या तो हमें फिल्म मेकर की जरूरत पड़ी है, या तो साउंड इंजीनियर्स की जरूरत पड़ी है. जो सब्जेक्ट हमारा है ही नहीं उसको हम फिर टच भी नहीं करते हैं, हम उन्हें ले आते हैं, एंड देन वी बिल्ड न्यूअर कैपेसिटीज इनटू द टीम टू बी एबल टू एड्रेस दैट एस्पेक्ट. Having said that, it's in that situation, in case of people who have a very different thinking process, yes, we will be representing. I mean, that also happens even in the Humpy project, because अभी के लिए अगर आप देखें तो हमने इंग्लिश में लिखा है, उन्होंने बात हमारे साथ हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ा में की है, तो लैंग्वेज का खुद ही एक मिस ट्रांसलेशन हुआ ही होगा, मैं मान ही लेती हूँ. But these are some minute, not minute, but critical accidents which are unavoidable in my understanding at this point. ये वैसी भी बात हो गई कि रिप्रेजेंटेशन जरूरी है. To be seen is important, and hence to be seen if a little bit of representation is happening, but till you are not reappropriating, it's okay. So वो एक खुद ही हम एक थ्रेशोल्ड सेट कर रहे हैं हमारे अंदर कि जब तक आप किसी के थ्रू और कुछ मैसेज पास नहीं कर रहे हो, पर आप उसे ट्रांसलेट करते करते कहीं पे कुछ थोड़ा सा मिस हो जाता है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे. ओरिजिनल जितना भी सामान रहता है वो बहुत यूजफुल रहता है. सो दैट इज व्हाई द रिकॉर्डिंग्स आर ऑल इन हिंदी और इन तेलुगु, और हमने जो लिखा है वो इंग्लिश में, ताकि एटलीस्ट इफ अ रिसर्चर हु अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज कैन कंपेयर एंड कैन ऑल्सो गेट बैक टू अस एंड से कि भाई आपका ये लिखने का तरीका गलत था, या ये अलग समझ दे रहा है, और उन्होंने जो तेलुगु में बोला है वो अलग है. वी आर मोर देन हैप्पी अगर हमने इंटरैक्टिव सरफेस पे काम किया है कि हम जाके चेंजेस भी कर दें, तो हमने वो दरवाजे भी ओपन रखे हैं. हमने फिजिकल आर्काइव्स में भी ऐसे चेंजेस किए हैं जहाँ पे किसी ने बोला पर ये मेटाडेटा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं है या एक्यूरेट नहीं है, तो हमने जाके रिकॉर्ड शीट्स में चेंजेस किए हैं. ये फिर वहां पे थोड़ी आई थिंक रिसोर्सेज की क्षमता आ जाती है. अगर आपके पास टाइम, थोड़ा सा फंडिंग एक्स्ट्रा है, आप चेंजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, तो यू गो बैक एंड मेक चेंजेस. बट कहने का तरीका कि वो सिर्फ इसी टाइम पे आएगा ऐसा नहीं है, वो 5 साल बाद भी आ सकता है when somebody thinks it should be written differently or it should be said differently.
So then you continuously keep evolving the project. Did I answer at all your question? नो थैंक यू इशिता, ये मतलब कॉम्प्लेक्स सवाल है, तो छोटी डिस्कशन में जस्टिस हो नहीं सकता, तो जी। मे बी फ्यूचर में कभी और अगर इसीलिए हम भी, मतलब मैं अभी तो प्रेजेंट कर रही हूँ इसलिए, पर हम भी दूसरे आर्काइविंग प्रोजेक्ट्स और ये डिस्कशंस में इन्वॉल्व इसीलिए होते रहते हैं ताकि दूसरे जो एक्सपीरियंसेस है, प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे किसने क्या सीखा है, क्या एक्सपीरियंस किया है, एंड देन आई थिंक इट्स कांस्टेंट लर्निंग बिटवीन डिफरेंट आर्काइविस्ट्स आल्सो एंड आर्काइविंग प्रोग्राम्स आल्सो। जी जी, आई थिंक बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्रोफेसर योगेश, आप कुछ सवाल था आपके पास? Thank you, Ishita. It was a nice talk. I'm sorry, I'm not feeling very well, but मैं रोक नहीं सका सवाल पूछने के लिए because the discussion was very good. तो मेरा सवाल थोड़ा सा जेनरिक है और थोड़ा सा एकेडमिक है। One of the question that I have comes through an experience in this project itself. I remember sitting with two of the fellows actually, जब हम लोग जो डिस्प्ले मटेरियल के कंटेंट को फाइनलाइज कर रहे थे एक पैनल के लिए, तो उसमें एक ओरल नैरेटिव के जरिए few of our fellows, one or two, had actually recorded a narrative from what you know as the हम पंजाबी में उसको कहते हैं खेत मजदूर, खेत मजदूर, I'm sure the term is very clear. So farm laborers. Now जब उस कंटेंट को हमने लिखना शुरू किया तो हमारे फेलोज ने उसको लेबरर के रूप में रिप्रेजेंट किया ना, कि वो मजदूर है। Now which means that they work on someone else's field and they're classified not having a specialized knowledge of the field and enterprise they may be working on. I'm just trying to interpret it the way they perhaps represent it. My feedback to their writing was कि आपने उनको peasant की category से बाहर क्यों निकाला? कि even if a farm laborer might be working at somebody else's field, but that farm laborer might still be a peasant. So आपने उसको peasant क्यों नहीं depict किया? Now why I'm saying this, because see, a lot of what goes into curation, a lot of what goes into archiving, developing content for museums and other purposes, sometimes is limiting because the societal format doesn't allow that. And it's actually the role of the scholar, the archivist, to look out, to be conscious of those critical means. Now, say for instance, would a farm laborer would deny his knowledge of agriculture? So if he would not deny the knowledge of agriculture, would then be a worker or a peasant or both? So what I'm trying to say here is that particularly when we are talking about culture, because all these processes invoke culture, because there's a dominant culture within which meanings are inscribed, and in heavily agricultural landscape that we work in this particular project, a lot of these meanings are loaded by caste, class, and many other intersections. So therefore, I think linking with what also Nikhil was also trying to point out, so the route to curation, therefore, or the way to reach the curation, maybe there is also should be a lens or at critically looking at the keywords. And I emphasize a lot on it. So metadata is not just a technical data, therefore, and I'm responding to that part of your presentation. It's not a technical data only. It also involves placing meanings. Right. Completely. It involves placing meaning. Because of my long engagement with material in the British Archives, I know it that British Archive, the way they classified photographic and visual material in the 19th century and the 20th century, late 19th and 20th century, speaks of material through a very different lens, because there are frames of knowledge which governs those aspects of archiving. So archive per se, therefore, is not an innocent category. That's what I wanted to say. So it's not just data. It's not just data. It's also placing meanings in the data
which archiving does. And therefore, when we are thinking of curating cultures, I wanted to know whether you are also thinking about these concept terms more critical, because I know it's a difficult question. Difficult also because there is something called curating cultures, which is plural. So you would mean culture, but then there is something called community archiving. Now, community archiving and curating culture are two different things. Because when you think of community archives, then you are actually invoking a different sense of meaning to understand. While you are thinking of curating culture, you are impromptu expecting and accepting that cultures are diverse. Cultures are diverse, and we don't want to superimpose a meaning into those cultures. We are comfortable with the different set of ideas and cultures. So where does community and cultures intersect? That's where my question lies. I hope it was Very interesting question. I'll try my best to answer. First, I should clarify why my presentation said Curating for Culture is because that's the name we have given to the larger collective of the different projects that we do. So there is a lot more work there compared beyond the 6 projects that I showed. And I don't think in this presentation I was really trying to address anything about curating cultures, but I understand why you might have read it in the way I presented it. And where, I'll come to the connection part a little later. But firstly, yes, I completely agree with you, which is to say that every project has needed its lens and an academic frame for us to be able to identify what are the keywords, what are the subject words. So every project, whether it's Hampi, whether it was the Gulbarga material, it's not at all devoid of, so it's not just metadata in terms of type of material, size, and recordings. In fact, we are extending all of this practice even in the current project, which Prachi mentioned in the introduction, which is the archive which we're creating for women practitioners in architecture, where we are saying how do we bring in subject words or keywords from the personal life as well, so that you're not looking at an architect only as a professional, but also as if they're talking about themselves as a mother, if they're talking about themselves as a dancer. Do those subject keywords also become important? And of course they do, and that doesn't mean that they are lesser of an architect in any way. So all these projects, yes, we have been working with frames, and what I would say, first of all, methodologically is a connect between archives and curation, at least the way we approach it, has been this need for frames. What is the meaning? I don't want to say message because that would differ. What is the meaning or the perspective through which the archive is being curated? And over here, I think these are a bit bigger questions where you're asking intent of the archive, you're asking for the vision of the archive, you are asking more critical questions, not critical, logistical questions about who's going to run the archive, what are the policies of access, and hence what kind of researchers are going to use the archive, who will understand the keywords a certain way, right? Having said that, when we talk about the specific example that you spoke about, whether a peasant is seen as a peasant or just as a worker or just as a laborer, if, of course, in this case, whether it's an archive or an exhibit, I would imagine if they were approached as farm laborers, one would imagine they would have been assigned that attribute in all cases, whether it's in an archiving sheet, record sheet, or it's in the way we write about them. But let's say the project was not approached from this angle, and then this conversation or this question comes up a little later. We have found that all systems need to be, again, open and flexible to be able to incorporate these changes. So coming to British Library or British Museum, they speak very highly of how their systems and their collections go through rounds of editing once in a while. Of course, they've grown to an extent where it can't happen more often than expected. But what I mean to say is we might have set a lens, and then we might realize in a few years down the line
that we missed out a certain word. I think a better example of this is change of place, change of names of place. So today, if it was the archive was being made and we had to call Bangalore Bangalore, and then 5 years down the line, we know that we have researchers who might also access from abroad, and now let's say everywhere on Google and everywhere, what you find is Bangalore. It would come back to the archives as a responsibility to rework its systems, and that is where digital really helps in terms of helping offload us a lot of hard work in terms of what needs to be replaced, or you keep the word Bangalore but you also add the word Bangalore. So we have done that for Bombay and Mumbai in some of the archives, and so on and so forth. So if the lens is already set, what is the subject area from which an archive is being set up, and the only reason we are able to have this conversation is where I find a connection, is where we see community and culture intersect, because it is understood, at least it's an established thing right now between us, that we are framing the conversation or framing the projects. Whereas if I was to go back to the institutional archives which I've worked on, as much as one has had a vision or an agenda, the framing doesn't really play that strong a role. So while the vision for SEPT Archives was to say we are looking at the unsung architects of India post-independence, you wouldn't find necessarily subject words which were constantly triggering the unsungness or any other attribute. Let's say the kind of college that they came from. College name might be there, but is there some narrative associated with the college which should have also become a subject word or a keyword um, uh, in the record sheet? I don't think we went there, right? So when it came to an institutional, when something is more holistic, trying to be more generic, is where the collections need not get framed, or the sheets don't get, and hence the record sheets don't reflect that framing. But when we think about curating or archiving, I don't think we can archive culture, but curating culture or archiving community histories, including personal histories, something which is very lived, something which is very constantly transforming, is where we feel the need to frame, because that frame becomes our scope. Rather than scope it by quantity, we scope it by approach. That because this project is being presented, whether it's an archive or curatorial exercise in the form of an exhibition or a publication, we have set a frame to say this is how we are going to position the project. Hence, we are using academically this understanding, or conceptually, doesn't need to be only from academics, but conceptually community understands the word labor like this. Conceptually, the community understands the word heritage like this, and hence it might not necessarily relate to the way heritage is looked at universally. I don't even know if there's a universal understanding anymore, but if there was one. So that exercise of arriving at these frames, or rather the larger framework, becomes very critical to scope the project. And this is where work in community versus work in culture directly intersects, because they both are very lived and transforming spaces. Did I make sense? Thank you, Ishita. It's already 7:30 though. So can we take one more question if anyone has any question? Can we? So no one has any questions. Yogesh sir, would you like to add something else? No, thank you very much, Ishita. Mata, I can only thank you. What an apt end to the first phase of the project. We started with a lecture on community archives, and we are ending with a lecture on, once again, archiving. So it's a rich tribute to the 6 months of hard work that all of our fellows have done, put together. And it's real work, actually. it's groundwork. So thank you very much for sparing your time and coming and sharing your ideas with us. Thank you very much for having me here. And I think these questions are really going to keep haunting me in a good way, because we need them. I think, as you said, it's a long process for all of us to understand where we are heading with these projects. Right.
Anandan is here, so I just would like to just recognize. So Anandan is one of the students who worked on the Humvee workshop first, and then he was one of the co-authors of the narratives that we wrote for the final website project. So I'm glad, Anandan, you could join us, and I hope it triggered some thoughts for you as well. Thank you so much, Ishita. Thank you, Prachi. Hope we continue our conversations later.